एक आदमी अपनी मृत पत्नी को वापस जीवन में लाने की उम्मीद में एआई और अन्य कंपनी की तकनीक विकसित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। लेकिन जब उसे आखिरकार उस दुर्घटना के बारे में सच्चाई का पता चलता है जिसने उसे मार डाला, तो क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगा? आइए वर्ष 2038 में फिल्म में पता करें। जॉर्ज अल्मोर नाम के एक व्यक्ति को कारीगर रोबोटिक्स द्वारा एक वास्तविक मानव समकक्ष एआई बनाने के लिए काम पर रखा गया है। प्रणाली जापान के जंगल में एक पुरानी सुविधा में तैनात है। वह अपने एआई और एंड्रॉयड प्रोटोटाइप को पूरा करने में अपने 3 साल बिताता है। एक बर्फीले दिन जॉर्ज जंगल में टहल रहा है जबकि ऐसा कर रहा है जे2। जॉर्ज का दूसरा प्रोटोटाइप उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है। दोनों परीक्षण कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा प्रणाली जॉर्ज को एक घुसपैठिए के रूप में पहचान सकती है, क्योंकि सुविधा पुरानी है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार की जरूरत है। जॉर्ज एक शोधकर्ता के रूप में अपने वास्तविक काम के अलावा इसी पर काम कर रहे हैं। जे2 जॉर्ज के सहायक के रूप में कार्य करता है क्योंकि उसके पास जॉर्ज के पहले प्रोटोटाइप जे1 से बेहतर आई है। जब जॉर्ज सुविधा में वापस आता है, दोनों जे1 पर जाते हैं और वह कार्टून देखने के लिए उसके लिए टीवी खोलता है। वहां जे2 ने उसे बताया कि कल रात उसने सपना देखा कि वे दोनों एक साथ गाड़ी चला रहे हैं। यह सुनकर जॉर्ज पूछता है कि क्या वह सपने देखती है या कुछ और याद करती है, जिसके बारे में जे2 कहता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वह कहती है कि जब वह जाग गई तो वह उदास महसूस कर रही थी। जॉर्ज बस उसे बताता है कि सपने कभी कभी ऐसा करते हैं और उसे बाद में मूल्यांकन के लिए जे1 तैयार करने का आदेश देते हैं। वह अपनी दिवंगत पत्नी के गहनों से बात करने के लिए लिविंग रूम में जाता है, संग्रह का उपयोग करके मृतकों को अपने परिवार के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, मशीन में मृत शरीर और उनकी चेतना रखते हुए। अखंड। फिर भी यह संचार केवल एक सीमित समय के लिए आवंटित किया जाता है जब तक कि मृत व्यक्ति का संग्रह समाप्त नहीं हो जाता। जॉर्ज और ज्वेल्स बात करते हैं कि वे एक दूसरे को कितना याद करते हैं। हालांकि वह अब इस तरह का संचार नहीं चाहती है क्योंकि यह उसके लिए कठिन है कि जॉर्ज को यह बताने के बाद कि वो उससे प्यार करती है। गहने थोड़ी देर बाद कॉल समाप्त कर देते हैं। उसका नियोक्ता आखिरकार सुविधा पर पहुंचता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। यह कलाकारों और रोबोटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय विकास के केवल सिमोन वीपी हैं। उसके अनुसार मूल्यांकन रद्द कर दिया गया था। वह केवल जॉर्ज को यह याद दिलाने के लिए सुविधा में जाती है कि उसे अपने अनुबंध से पहले सुरक्षा प्रणाली को ठीक करना होगा। और साथ ही सिमोन ने नोटिस किया कि कंपनी उनकी सभी सुविधाओं के लिए सशस्त्र प्रतिक्रिया इकाइयां भेज रही है। जॉर्ज अपने स्थान पर किसी को नहीं चाहता, यह तर्क देते हुए कि वह जिस सुविधा में है वह बहुत छिपी हुई है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, खासकर जब से उसके अनुबंध पर 2.5 साल हो गए हैं और वह अभी भी उन्हें जे1 के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है, जो अपने पहले प्रोटोटाइप को बदसूरत सिमोन कह रहा है। जे1 की तुलना उससे करे खुद का रोबोट, जो बैठक के बाद जॉर्जिया की तुलना में अधिक उन्नत है। जे2 आता है और कहता है कि वह सिमोन को जॉर्जिया, ग्रीस की एक कुतिया कहना पसंद नहीं करती है और इसलिए वह जे2 को उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहती है। उसे यकीन है कि जब वे उसके बारे में पता लगाएंगे तो वे उसे चीर देंगे और उसके मस्तिष्क जे2 पर एक अध्ययन करेंगे। फिर जे1 को सांत्वना देता है और उसे बताता है कि वो बदसूरत नहीं है। ठीक उसके बाद जॉर्ज अपनी कार्यशाला में जाता है। तीसरे एंड्रॉयड प्रोटोटाइप का अनावरण प्रगति पर है। यह प्रोटोटाइप इंसान जैसा दिखता है। इस पल यह पता चला है कि जॉर्ज अपनी पत्नी की चेतना को अपने तीसरे प्रोटोटाइप जे3 में डालने की योजना बना रहा है। बिना उसके ध्यान दिए जे2 अगले दिन उसे देख रहा है और जॉर्ज और जे2 फिर से जंगल में सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। जे2 यह पूछने का अवसर लेता है कि वह अब उसे कार्यशाला में उसकी मदद करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। वह है जे3 के प्रति ईर्ष्या के लक्षण दिखाते हुए, यह सोचकर कि जॉर्ज उसके जैसा एक और प्रोटोटाइप बनाना चाहता है। लेकिन बेहतर है, जॉर्ज नाराज हो जाता है और जोर देकर कहता है कि वह जल्द ही जे2 की जगह नहीं ले रहा है। जॉर्ज ने जे3 के दिमाग का निर्माण पूरा किया और उसे जगाया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जे3 हिस्टेरिक रूप से चिल्लाता है,
इसलिए उसके पास उसे हाइबरनेशन में रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब जॉर्ज गराज में एक कुत्ते को देखता है तो वह बाहर जाने वाला होता है। कुत्ते को गोली मारने के बाद वह सुविधा एआई को दरवाजा बंद करने का आदेश देता है, लेकिन एक त्रुटि होती है। जब जॉर्ज गराज की बिजली व्यवस्था की जांच करता है, वह पैनल के अंदर एक नया घटक खोजता है जिसे उसने जॉर्ज के पूछने से पहले वहां नहीं रखा था। J2 इसके बारे में जो कहती है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वह जानता है कि वह झूठ बोल रही है और उसे याद दिलाती है कि उनके पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए वह उसे सूचित किए बिना किसी भी घटक को बदल नहीं सकती है। फिर अचानक घर एआई जॉर्ज को सचेत करता है कि सुविधा में प्रवेश का अनुरोध करने वाले वाहन हैं। जॉर्ज सुविधाओं के कैमरे का उपयोग करके उन पर जांच करता है और एक आदमी खुद को आर्काइव सिस्टम से विंसेंट सिंक्लेयर के रूप में पेश करता है। यह सुनकर जॉर्ज तुरंत J1 और J2 को अपने बेस में रहने और पुरुषों के चले जाने तक आगे नहीं बढ़ने का आदेश देता है। इसके बाद वो विंसेंट और उसके आदमियों के साथ रहने वाले कमरे में जाता है, जहां जेवर, जैसा कि आकोट है, विंसेंट के अनुसार उन्हें सूचित किया गया कि ज्वेल्स सोमालियाई लोगों के लिए संक्रमण शुरू कर रहे हैं। फिर भी जॉर्ज जोर देकर कहते हैं कि उनकी पत्नी अभी इस समय दूर नहीं जा रही है। विंसेंट ने उन्हें बताया कि मेलविन नाम के उनके सहयोगी को संग्रह पर कुछ परीक्षण चलाने की आवश्यकता होगी। जब मेलविन संचार लाइन के बारे में पूछता है, जॉर्ज उसे बताता है कि यह स्पष्ट है। हालांकि वह उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है जब वह कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वे बात करते हैं, जब वह उसे कॉल करती है, उसके बाद मेलविन 1 मिनट बाद संग्रह के रूप में गहनों का निरीक्षण करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि संग्रह में सुरक्षा मुहर टूट गई है और विंसेंट द्वारा इसकी जांच करने पर विंसेंट को इसके बारे में सूचित करता है। जॉर्ज मेलविन को बताता है कि उसका विश्लेषण गलत होना चाहिए, लेकिन मेलविन ने जो खोजा उसके साथ खड़ा है, यह कहते हुए कि जॉर्ज ने संग्रह की नीति का उल्लंघन किया, जो कभी नहीं होना चाहिए। होने के कारण उन्हें अनुबंध को समाप्त करना होगा और दफनाने के लिए गहनों को तैयार करना होगा। यह सुनकर जॉर्ज उसे कोसता है और तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि मेलविन उनकी सुरक्षा को सचेत करता है, कोई परेशानी नहीं चाहता। विंसेंट ने 2 आदमियों को यह कहते हुए शांत किया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है कि विंसेंट और उसके आदमी एक बार चले जाने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं। जॉर्ज सीधे J3 में जाता है और उसे जगाता है। इस बार वह शांत और अधिक आराम से है, लेकिन जैसा वह एक बार फिर भ्रमित हो जाती है, वह घबराने लगती है। जॉर्ज उसे वापस हाइबरनेशन में डालने वाला है, लेकिन J3 ने उससे विनती की कि वह J3 से न पूछे कि वो उन चीज़ों को याद क्यों नहीं रख सकती है, जिसके बारे में जॉर्ज कहता है कि उसका एआई अगले दिन खुद को समायोजित और बनाना शुरू कर रहा है। J2 को एक रोबोट चाबी का गुच्छा मिलता है जो झरने के पास उसके जैसा दिखता है। जॉर्ज J3 के स्वाद रिसेप्टर्स और मेमोरी का परीक्षण शुरू करता है और वह बिना किसी समस्या के परीक्षा पास कर लेती है। इसके बाद वह J2 के आने के तुरंत बाद एक कुत्ते के साथ खेलने के लिए उसकी सहानुभूति का परीक्षण करने के लिए उसे VR गॉगल्स पहनाता है और कहता है कि उसे वो खेल पसंद है। आश्चर्यजनक J3 वह फिर जॉर्ज को एक अलग घटक सौंपता है, यह कहते हुए कि वह जिसे ढूंढ रहा है अभी तैयार नहीं है, लेकिन वह J2 पर जोर देता है कि वह उस घटक को प्राप्त करे जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट बीत चुका है और J1 अगला आता है। जॉर्ज उसे J3 से मिलवाता है, जिसे पता चलता है कि वे तीनों अन्य रोबोट की तुलना में अलग हैं। तभी जॉर्ज ने उसे बताया कि वे सभी मानव समकक्ष AI से लैस हैं और J1 के निर्माण के बाद से उसने उसे मस्तिष्क का ग्राफ दिखाते हुए बहुत प्रगति की है। वह बताते हैं कि J1 के पास 5 साल के बच्चे का दिमाग है। यही कारण है कि वह कार्टून देखना पसंद करती हैं और ज़्यादातर समय उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वहीं J2 का दिमाग एक 16 साल के बच्चे का है। इसका मतलब है कि वह J1 से अधिक परिपक्व है, लेकिन अभी भी जॉर्ज की योजना के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है। फिर भी यह उसे जॉर्ज के लिए एक अच्छा सहायक बनने की अनुमति देता है और अंत में J3 एक पूर्ण विकसित वयस्क के मस्तिष्क को विकसित करने का प्रबंधन करता है। उसके पास अधिक मानवीय कार्य और आचरण भी हैं। इस बीच में J2 उन्हें सुरक्षा कैमरे से देख रहा है और अगली सुबह उसकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही है।
उसके जाने से पहले जॉर्ज सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फिर से निकलता है। वह J3 को एक रेडियो देता है ताकि अगर उसे J2 की जरूरत हो तो वह उससे संपर्क कर सके, लेकिन जॉर्ज उसे घर पर रहने और J1 की देखभाल करने के लिए कहता है, जबकि वह टावरों में से एक पर काम करता है। J3 उसे रेडियो देता है और कहता है कि डर के मारे सुविधा में रोशनी बंद और चालू होती रहती है। वह उसे अपने दूरबीन के माध्यम से उस सुविधा को देखने के लिए वापस आने के लिए कहती है जिसे एक ड्रोन इस जगह पर देख रहा है। वह उस रात बाद में तुरंत सुविधा में वापस चला जाता है। जॉर्ज मिस्टर टैग नाम के एक जोखिम मूल्यांकनकर्ता से मिलने के लिए बाहर जाता है। न चाहते हुए भी वह सुविधा के अंदर जाता है। जॉर्ज उससे एक रेस्तरां में मिलता है। टैग जॉर्ज को याद दिलाता है कि वह जो कुछ भी करता है उसे करना चाहिए, कंपनी की अवहेलना कभी न करें। इसके बाद वह जॉर्ज को सोते हुए अपनी एक तस्वीर दिखाता है जो इसके साथ 2 रात पहले ली गई थी। जॉर्ज के पास कलाकारों और रोबोटिक्स को गंभीरता से लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। टैग छोड़ने से पहले वह उसे एक ब्रीफकेस छोड़ देता है और उसे याद दिलाता है कि उसे केवल आपात स्थिति में ही इसे खोलना चाहिए। दृश्य फिर जॉर्ज ड्राइविंग से उस सुविधा में बदल जाता है जब वह वहां गहनों के साथ गाड़ी चला रहा होता है। वह उसे कलाकारों की नौकरी की पेशकश के बारे में बताता है और रोबोटिक्स ज्वेल्स खबर सुनकर अपने पति के लिए बहुत खुश हो जाती है। एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें जापान जाना होगा जहां सुविधाएं स्थित हैं। इससे रत्न एक पल के लिए अवाक रह जाते हैं, यह देखते हुए कि उसका मूड बदल जाता है। जॉर्ज गहनों से कहता है कि अगर वह नहीं जाना चाहती तो वह हमेशा मना कर सकता है, लेकिन अचानक एक कार सीधे उनकी दिशा में उड़ती हुई आती है। जॉर्ज अपने दुःस्वप्न से जाग जाता है कि कैसे उसकी पत्नी की मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब घर ने उसे रिहायशी इलाके में एक घुसपैठिए के बारे में सचेत किया जो क्रिकेट का बल्ला उठा रहा था। जॉर्ज आवासीय क्षेत्र की जांच करने के बाद धीरे धीरे और सावधानी से वहां अपना रास्ता बनाता है और कुछ नहीं पाकर वह सीधे अपनी कार्यशाला में जाता है। उसे पता चलता है कि J3 गायब है, इसलिए वह तुरंत ब्रीफकेस को अपनी कार में ले आता है। जॉर्ज के आश्चर्य के लिए वह सुविधा के अंदर एक बंदूक देखता है। स्क्रीन पर टैग दिखाई देने पर अचानक लॉकडाउन हो जाता है। जॉर्ज को पता चलता है कि वो वही है जिसने लॉकडाउन प्रोटोकॉल को सक्षम किया था। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जॉर्ज ने उससे झूठ बोला, यह कहते हुए कि उसने यह देखने के लिए मामला खोला कि इस टैग के कारण अंदर क्या है। उसे याद दिलाता है इसे फिर से कभी न खोले जब तक कि कोई वास्तविक आपातकालीन सुबह न हो और जॉर्ज J3 की तलाश शुरू कर दे। दृश्य उसके प्रोटोटाइप की तलाश में बदल जाता है। उसका अतीत स्वयं अपनी पत्नी से बात कर रहा है। वे संग्रह के बारे में बात कर रहे हैं और यह कैसे ऋण को जीवित रखने का प्रबंधन करता है ताकि वे अपने प्रियजनों के साथ संवाद करना जारी रख सके। जबकि जॉर्ज अवधारणा से चकित हैं, गहने इसके बारे में अजीब और असहज महसूस करते हैं। फिर एक रात युगल बहस करते हैं क्योंकि जॉर्ज उन्हें पंजीकृत करता है संग्रह कार्यक्रम के लिए। भले ही गहना अंत में इसे नहीं चाहता है, लेकिन गहने उसे इसे रद्द करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए जॉर्ज सहमत है। वर्तमान में वापस जा रहा है। जॉर्ज अधिक प्रभावी ढंग से खोज करने के लिए एक ड्रोन का उपयोग करता है, लेकिन फिर भी J3 नहीं मिल पाता है। जब वो वापस सुविधा के लिए जाता है, वो देखता है कि J1 बाहर बारिश में उसका इंतजार कर रहा है। यह देखकर वह तुरंत J2 के अंदर J1 का मार्गदर्शन करता है और कुछ ही समय बाद दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे J3 पहले से ही मिल गया है। जॉर्ज नहीं कहता है और खोज जारी रखने से पहले अपनी रात की किट की तलाश शुरू करता है। J2 फिर माफी मांगता है कि वह अभी तक उसके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जॉर्ज शांति से कहता है कि वो किसी की जगह नहीं ले रहा है और वे सभी परिवार हैं। भले ही J3 जल्द ही पूरा हो जाएगा, फिर भी वह थोड़ी देर बाद J1 और J2 की देखभाल करेगा। जबकि जॉर्ज अपनी चीजों को इकट्ठा कर रहा है, J3 उसके ऊपर के एक डिब्बे से गिर जाता है। जब वो उठती है, वो जॉर्ज पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो आखिरकार गहनों के बारे में जानती है और वो वास्तव में क्या कर रही है। जॉर्ज उसे शांत करता है और माफी मांगता है, यह तर्क देते हुए कि वह ऐसा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। इस समय J3 उसे वर्कशॉप में वापस रखने के बाद उससे सारा सच सीखने की मांग करता है।
जॉर्ज बताते हैं कि उसने आर्काइव की तकनीक से ज्वेल की मेमोरी का कुछ हिस्सा निकाला और फिर उसे J3 के दिमाग के आधार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उसका दिमाग बना। उन्होंने J1 और J2 के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, उनके दिमाग ने 5 और 16 की मानव समकक्ष उम्र में विकसित होना बंद कर दिया। तभी जॉर्ज J3 से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। J3 J2 के अनुसार उसे जबरदस्ती गहनों के संग्रह में ले गया। उसने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने अपना संतुलन खो दिया, J3 यह सुनकर बेहोश हो गया। जॉर्ज J2 का सामना करता है कि उसने क्या किया था। J2 कहती है कि वह सिर्फ J3 को सच बताना चाहती है और उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना है। जॉर्ज अंत में पूछता है कि क्या वह J3 से ईर्ष्या करती है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह उससे सिर्फ सवाल करती है और पूछती है, वह सिर्फ उस पर काम क्यों नहीं कर सकता है जो यह बताता है कि वह भी बनना चाहती है। किस्ट जॉर्ज ने उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और पैरों पर काम करते हुए उसके पैरों को पकड़ लिया। उसे सिमोन का फोन आया। वह कहती हैं कि आर्काइव सिस्टम्स को लगता है कि जॉर्ज अपने स्वयं के रोबोटों के लिए अपनी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। पेटेंट उल्लंघन के लिए कलाकारों और रोबोटिक्स पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने जॉर्ज के लिए कवर करने की कोशिश की। सिमोन ने उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि वह अपने अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त कर देंगी और जाने देंगी अगर कुछ समय बाद उसके खिलाफ दावा सच होता है तो उसे अकेले आरोपों का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज J3 के लिए पैरों को पूरा करता है और उसके लिए एकदम सही रूप बनाना शुरू करता है। वह एक बहुत ही मानव जैसी आकृति बनाता है जो बिल्कुल गहनों की तरह दिखता है। जब J3 जागता है, वह कैमरे में खुद को अपने नए रूप की प्रशंसा करते हुए देखती है। उसके बाद वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बाहर जाते हैं और इस बीच आसपास के वातावरण को वापस सुविधा में महसूस करते हैं। जॉर्ज J2 के लिए पैरों की एक अस्थायी जोड़ी का उपयोग करता है और इसे स्थापित करने के बाद उसे जगाता है। J2 निराश लगता है कि जॉर्ज अचानक उसे बंद कर देता है और कहता है कि वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन अपने पहले कदम पर वह तुरंत नोटिस करती है कि उसके पैर पहले से अलग हैं। इससे वह और भी निराश हो जाती है जब J2 को पता चलता है कि उसने अपने पैर J3 को दे दिए। जॉर्ज ने उसे पैरों की एक नई जोड़ी देने का वादा किया, लेकिन वह उससे कहती है उसे अकेला छोड़ने के लिए। J2 फिर भी झरने पर जाता है। वह शक्ति से बाहर भागना शुरू कर रही है और वापस रास्ते में J2 दालान में गिर जाता है। उसी समय जॉर्ज J3 के साथ अच्छा समय बिता रहा है। वह उसे एक कृत्रिम सैंडविच भी देता है जिसे वह आनंद लेने के लिए खा सकती है। खाने की भावना, लेकिन वे J1 द्वारा बाधित हैं। J2 के बारे में उन्हें कौन सूचित करता है? दोनों जल्दी से J2 में शामिल हो जाते हैं और J1 और J3 के चले जाने पर जॉर्ज उससे अकेले में बात करने का अनुरोध करता है। जॉर्ज पूछता है कि क्या वह ठीक है। J2 कहती है कि वह अभी तक नहीं है। जॉर्ज को उसे कोई नुकसान नहीं दिखता है। वह अभी भी ठीक नहीं होने पर जोर देती है, तो जॉर्ज उसे बस उससे बात करने के लिए आने के लिए कहता है। जब वह अगले दिन ठीक महसूस करती है, जॉर्ज और J3 एक दूसरे के साथ अधिक जॉगिंग और नृत्य करते हैं। यह सब तब हो रहा है जब J2 उदासी और ईर्ष्या से भरा हुआ है, यह सोचकर कि जॉर्ज को अब उसकी आवश्यकता नहीं है। J2 झील में डूबने से खुद को नष्ट कर लेता है जब वह नोटिस करता है कि वह गायब है और कई दिनों के बाद उसकी तलाश शुरू कर देता है। कुछ दिन न मिलने के बाद उन्होंने J2 की पसंदीदा चीजों को दफनाने का फैसला किया। उस रात बाद में उसकी याद में VR गेम भी शामिल है। J3 के मस्तिष्क में गहनों की और भी यादें आने लगती हैं, जैसे उस समय जब जेवर और जॉर्ज आलिंगन कर रहे थे। होने के कारण वह अपने बिस्तर में जॉर्ज के पास लेटने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही जॉर्ज तैयार होता है, वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और जॉरी की यादों से अभिभूत होकर उसे अपने कमरे से बाहर निकलने का आदेश देता है। J3 दर्द में चिल्लाती है और जब वह उठती है तो फर्श पर गिर जाती है। जॉर्ज पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रही है, जिस पर J3 जवाब देता है कि उसे दुर्घटना याद है। यह उसे और अधिक आश्चर्यचकित करता है जब J3 से पता चलता है कि उस समय गहना गर्भवती थी। जॉर्ज तुरंत ज्वेल्स आर्काइव जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है।
लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वो आर्काइव सिस्टम को कॉल करता है ताकि उन्हें समस्या के बारे में बताया जा सके। अभिलेखागार प्रतिनिधि के अनुसार यदि मृतक समरलैंड जाने का फैसला करता है तो वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जॉर्ज तब तर्क देते हैं कि विंसेंट के अनुसार जोसेफ के पुरालेख में यह नाम सुनने के साथ सब कुछ ठीक है। प्रतिनिधि का कहना है कि उनके पास विंसेंट नाम का कोई कर्मचारी नहीं है क्योंकि यह पता चला है कि पुरालेख ने किसी भी दल को जॉर्ज प्लेस में साइट के दौरे के लिए नहीं भेजा था। इससे भी बदतर, सिमोन ने जॉर्ज को यह सूचित करने के लिए फ़ोन किया कि